अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। एक तरफ धमकियां और दूसरी जानिब सख्तियां हैं। अली बिन गंडापुर सीएम केपीके मुसलसल धमकियां दे रहे हैं, इनकलाब लाने की बातें भी कर रहे हैं और दूसरी जानिब आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ बार काउंसिल से खिताब कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने बलूचिस्तान में बार काउंसिल से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि आइनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है, न बनी तो नुकसान फिर होता रहेगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी ज़ाहिर आइनी अदालत की बात उन्होंने की थी। उसके बाद फिर मिसाक जमहूरियत हुआ और मिसाक जमहूरियत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया आइनी अदालत के क़याम का। लेकिन जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया उस पर बहुत ज़्यादा नाला हैं दीगर सियासी जमातें कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि रात के अंधेरे में आप आइनी तरमीम लेकर के आएँ, क्योंकि हुकूमत के पास अब वोट पूरे नहीं हैं। तो लिहाजा फिर मौलाना फजल रहमान साहब की खदमात हासिल की गई, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने तो फिर बात हुई कि जी दो मसौदे बनेंगे। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मसौदा लेकर आएगी और मौलाना साहब जो है अपना मसौदा तैयार करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में ये कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी ने मसौदा तैयार करके और भेज दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब। आज उनसे मुलाकात भी की है मोहसिन नकवी साहब ने, और मौलाना साहब सभी मुलाकात कर रहे हैं। वो PTI के मुख्तलिफ रहनुमा हों, नून लीग के रहनुमा हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हों, सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन कायल करने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, वो कहते हैं ये जहाँ पार्लियामेंट है ये भी उसको नहीं मानते, वो जाली समझते हैं, और वो आइनी तरमीम के हवाले से भी उनका एक अपना मौक़िफ़ है। इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर ज्ञानचंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब। क्यों आइनी अदालत का क़याम मुतनाज़ा होता जा रहा है और मुल्क में आइनी बहरान पैदा करने की साजिश आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुतनाज़ा नहीं हो रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने पे काफ़ी हद तक इत्तेफाक है। मौलाना ने भी एक आईनी अदालत बनाने की हिमायत की हुई है। वो प्रिंसिपली एग्री है कि इस अदालत बनाने की ज़रूरत है। तो ये मुतनाज़ा नहीं हुई। हाँ, जहाँ तक बाकी PTI वालों का ताल्लुक है तो वो किसी भी पॉजिटिव मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपोजिशन बराए अपोजिशन कर रहे हैं। उनको उनके पास कोई दलाइल नहीं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत जरूरत क्यों नहीं है। एक ज्ञानचंद साहब, सुप्रीम लेकिन कोर्ट मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जब अदालत का क़याम की बात आप करते हैं, यानी आइनी अदालत की आप बात करते हैं, तो आइनी अदालत तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है ना। ये क्या मतलब, इसको सुप्रीम कोर्ट को आप आइनी अदालत नहीं समझते? आईनी अदालत तो है, लेकिन हम उसके जो स्कोप है उसको कहते हैं कि जो 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 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन चली जाती हैं, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, फिर हमारी कोर्ट्स उनको प्रायोरिटाइज कर देती हैं कि भाई सबसे पहले उनको सुनना है। डेली बेसिस पे उनकी सुनवाइयां होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जो केसेस हैं वो वो डिले होते हैं। आम नहीं, लोगों के आम लोगों मसाइल का बढ़ते अगर हैं, वो ज्ञानचंद सफर साहब, करते हैं। आम लोगों का अगर आप लोगों को या हुकूमत को या तमाम सियासी जमातों को अगर ख्याल है, क्योंकि आप ज़ाहिर आम लोगों के वोट से ही मुंतखब होकर सामने आते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, तो फिर आम आदमी के मसाइल पहले हल किए जाएँ या अदलिया में पहले इस्लाहात ले आई जाती, उसके बाद फिर इस तरह की आइनी तरमीम, और वो भी आइनी तरमीम भी मशावरत से लेकर के आते हैं। क्योंकि अब अचानक से रात के अंधेरे में मंजूर कराने की कोशिश की गई, मौलाना साहब नहीं माने, तो अब जा कर के बार काउंसिल से बिलावल भुट्टो भी खिताब कर रहे हैं और दीगर लोग भी बात करना शुरू हुए हैं। देखिए, वो रात को हो या दिन को हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी अमेंडमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से होती है। इसको आप रात के अंधेरे में ना कहें ना। तो सर, वो सब कौमी लोगों असम्बली का को इजलास बुलाया था, वो रात तक बैठे रहे 11 बजे तक। वजीर कानून भी कहते मैं रहे कि कहता अब हूँ ना, तक वो मसौदा रात उन्होंने में भी नहीं देखा। रात में हम सब लोग सोचते भी हैं, देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये पढ़े लिखे भी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। ये कोई पहली अमेंडमेंट तो नहीं आ रही है, तो इसको रात के अंधेरे में नहीं कहा जाए। ये जीते जागते लोगों को उसको वोट करना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो तरीकेकार है वोट का, वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ किसी का वोट कास्ट नहीं करवा सकते। जिस तरह से हमारे इलेक्शंस में धांधलियां हो जाती है, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा, इस अमेंडमेंट तरह में आप अगर धांधली नहीं धांधली कर सकते। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब होती हैं
तो बाकायदा तौर पर मशावरत होती है, सबको बताया जाता है कि ये तरमीम है। आप खुद बताइए कि मसौदा ना आपके पास था ना फजल रहमान साहब के पास था, हुकूमती नून लीग की बात कर लें, उनके अपने वज़ीर कानून के पास भी मसौदा नहीं था। तो फिर इस तरह, तो इसलिए मैंने कहा कि जब किसी के पास मसौदा नहीं था और उसके बावजूद भी वजीद थे कि आज ही हमने असम्बली का इजलास चूँकि बुला लिया है, आज ही हम इसको मंजूर भी कराएंगे, इसलिए मैंने कहा कि रात गए तक लोग बैठे रहे, असम्बली में इंतजार करते रहे। देखें, हम तो पीपुल्स पार्टी के नंबर्स जो है हमारे पास मौजूद थे, हमें पता था कि प्रिंसिपली कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आनी है। मौलाना साहब से भी जो बात हुई थी उसमें उसको आज भी वो इंडोर्स कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक कोर्ट अलग बननी चाहिए जिसमें ये सियासी इश्यूज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस वही किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी केसेस हैं उन पे लोड कम हो अच्छा, जाए। इसमें एक बड़ी अहम बात ये भी है, आफ्ताब बाजवा साहब भी माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतर ज़ाहिर कानूनी हवाला भी वो दे देंगे, उनकी तरफ भी जाऊँगा। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कंसल्टेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं मशावरत सारी बात हो और लार्जर स्केल पे वो सोच भी रहे हैं, लेकिन नंबर गवर्नमेंट के पास पूरे नहीं हैं। तो ये किसका काम है नंबर पूरे करके देना? ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यानी कि आपकी पार्टी ही करेगी या ये नून लीग करेगी? देखें, ये नंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी करवाना चाहता है, जो भी समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस मुल्क के जनरल गवर्नेंस में जरूरत है, तो उन सब लोगों की भी ड्यूटी है। ये कोई गवर्नमेंट की अमेंडमेंट नहीं रहेगी, इस गवर्नमेंट तक नहीं रहेगी, ये इस गवर्नमेंट के जाने के बाद भी रहनी है जब तक उसमें कोई नई अमेंडमेंट्स ना आए। तो ये सब उन लोगों की जरूरत है जो समझते हैं कि ये इस मुल्क की जरूरत है, इस मुल्क के लोगों की जरूरत है। तो उसमें कि कोई भी मैं कोशिशें कर रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो डिस्कशन हो रही है ना, अच्छा, नंबर जो है आप भी एक ड्राफ्ट बना लो, आप जो सब लोग ड्राफ्ट बना लो, उस पर डिस्कस हो जाएगा। ज्ञानचंद साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि जी जो जो भी कोशिशें कर रहा है, अच्छी बात है, कोशिशें करनी चाहिए, तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी भी कोशिशें कर रही है और दीगर जो इत्तेहादी हैं वो भी किरण कोशिशें कर रहे होंगे आईनी तरमीम को मंजूर कराने की, लेकिन नंबर ऑफ गेम पूरे नहीं है। मौलाना साहब ने तो साफ इनकार किया है। देखें, नंबर तब पूरे हो गए जब सब लोग कन्वेंस हो जाएंगे। जब तक लोग कन्वेंस नहीं होंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को उस बात पे डिस्कशन, तो यही होती है ना पार्लियामेंट का मेजर जो काम होता है वो ये होता है कि कोई भी इनिशिएट करे। गवर्नमेंट अलग तौर पे इनिशिएट करती है, तो प्राइवेट मेंबर्स डे पे कोई भी इंडिविजुअल भी कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी तरमीम, कोई भी कानून साजी ला सकता है जिसमें पूरा हाउस डिस्कस करता है और फिर लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अभी भी यही हुआ ना, एक सेशन हो गया, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई ताकि आप डिस्कस करो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ये है कि एक कोर्ट्स में जो हमारे केसेस फंस जाते हैं उससे कैसे हमें जो फायदा मिल सकता है, हम कैसे उसको निपट सकते हैं, और बाकी जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ डिसीजंस आ रहे हैं उनको भी कैसे देखा जा सकता है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को कैसे देखा जा सकता है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी सर वो देख ली ना लोगों ने, जिस तरह हमलावर हुए पार्लियामेंट पर, आप सब लोग मौजूद भी थे और स्पीकर साहब मौजूद थे, कवानीन मौजूद हैं कौमी असम्बली के हवाले से। खैर उस पर मैं आता हूँ, तवक्कुफ़ कीजिएगा। आफ्ताब बाजवा साहब भी माहिर कानून से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब, क्या कहेंगे आइनी अदालत के क़याम? ज़ाहिर मोहतरमा ने भी कहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी शामिल हैं और ज़्यादातर लोगों से बात होती है, वो कहते हैं जी आइनी अदालत का क़याम जो है वो ठीक है, लेकिन इस वक्त टाइमिंग पे मसला है और ख़ास तौर पे नीयत पे शक भी करते हैं हुकूमत की। आप बतौर माहिर कानून किस तरह देखते हैं आइनी अदालत के क़याम को? देखिए, जो पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है आइन के साथ खिलवाड़, वो मैं अर्ज करता चलूं, रात सुबह 9 बजे तक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उस वक्त तकरीबन 8:45 पे एक गफूर हैदरी साहब जो है मौलाना फजल रहमान के स्पोक्स पर्सन, वो बाहर निकल के ये एक बयान देते हैं कि अभी तक हमें ड्राफ्ट नहीं मिला। ये आइन के ऊपर रात को डाका नहीं मारना चाहिए, आइन पे अमेंडमेंट करवाएं, उस पर डाका मत डाले। खुदा के लिए पूरी कौम का देखिए ये इख्तियार है, एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं आप। रात को किसी मेंबर को कोई ड्राफ्ट नहीं मिला और आप कहते हैं जी हम ये अंगूठा छाप, मुझे लग रहे हैं सारे जो एमएन एमपीएज हैं, माफी चाहूंगा आपके साथ जो लोग बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन अंगूठा छाप हैं, इनको तो सिर्फ अंगूठा लगाना है, किस तरफ हाथ खड़ा करना है, इन्होंने ये नहीं देखना कि पास क्या हो रहा है।
ये मैं आपको बता दूं, ये जो अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट अब आया हमारे सामने, उसमें ये अदालतों के इख्तियारात को बिल्कुल खत्म करके एग्जेक्टिव को दे रहे हैं, जो नामुमकिन है। देखिए 1973 का जो आइन बना था उस पर एक टाइम लगा था, उस पर बहस मुबाहिसा हुआ था। इसमें पार्लियामेंटेरियन को आजाद छोड़ें, ये भेड़ बकरी की तरह सुबह 9 बजे से पार्लियामेंट के अंदर बंद करके रात को 12 बजे छोड़ रहे हैं। सब सारी कौम देख रही थी ये अमेंडमेंट कौन करवा रहा है और ड्राफ्ट इसका कहां बन रहा है। वजीर कानून तक तो ड्राफ्ट था नहीं उसके पास, तो ये ड्राफ्ट कहां से आ रहा है जिसको ये लोग अंगूठा लगा के पास करना चाहते हैं नायती माफी के साथ। ये असेंबली फॉर्म 47 की है, इस अमेंडमेंट को कोई नहीं मानेगा, ना ही आने वाले वक्तों में ये अमेंडमेंट चल सकेगी, ना ही किसी की मनमानी चल सकेगी। इस मुल्क को चलना है, ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंटेरियन भी है। अगर ये मुल्क का सोचें, क्या इन्होंने ये अपने इख्तियारात के बारे में तो सोचना शुरू कर दिया इदारों ने, क्या अवाम का भी सोचा कि अवाम किस इस वक्त कितने बड़े अजाब में फंसी हुई है, महंगाई के मईशत की कहां पे गई हुई है, लाख कानूनियत किस हद तक बढ़ गई है, केपी के और बलूचिस्तान के हालात कहां पे लेके गए हैं। इनको अदारों को, हमारे पुलिस वाले हों या बड़े अदारे हों, इनको सिर्फ इतना पूछ लें कि हमें पीटीआई का फला एक वर्कर फला शहर के फला मोहल्ला फला वार्ड में रहता है, उसका घर भी आपको बता देंगे, लेकिन किसी दहशतगर्द का नहीं बताएंगे कि वो मुल्क के अंदर इंटर हुआ है कि नहीं हुआ। जो इनकी ड्यूटियां वो कर नहीं रहे, ड्राफ्ट बना के इनको कौन भेज रहा है ये सारी कौम को पता चल गया है। लिहाजा ये ड्रामेबाजी बंद करें, ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी करना, कमेटी बनती है, वो बन के ड्राफ्ट कमेटी में जाए, फिर पूरी कौम के सामने लाया जाए, फिर अगर कौम भी इसको तस्लीम करेगी तो फिर ये ड्राफ्ट चलेगा। हम वकला हैं और इंशाल्लाह हम आइन को समझते हैं और आइन के मुताबिक जो अगर आइन के खिलाफ वो ड्राफ्ट हुआ जिसमें अदालतों के इख्तियारात छीन कर कोई नई अदालत बना के अपनी मर्जी की पार्लियामेंटेरियन चाहे तो वो हम नहीं बनने देंगे। ये हम साफ बता दें पार्लियामेंट को, 2007-8 में भी ये लोग भाग गए थे मुल्क छोड़ के सारे के सारे, सिर्फ वकला रह गए थे वकला तहरीक थी। और ज्ञानचंद साहब यही वो बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि वकला भी ज़ाहिर है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रखते हैं और कौम को तो खैर एतमाद में कभी लिया ही नहीं गया। अभी भी कौम को तो नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। उसमें आईनी तरमीम की जो बात करते हैं उसमें आईनी अदालत तो नहीं है, उसमें तो 50 से ज़्यादा तरमीम होंगी। अब मुझे नहीं मालूम आपकी नॉलेज में भी कितनी तरमीम मौजूद हैं कि क्या कुछ करने लगी है हुकूमत। देखिए जो भी इन्होंने अमेंडमेंट करनी है उसके लिए जरूरी है उसको पब्लिश करें, उसमें पूरे पार्लियामेंटेरियन को अख्तियार है वो जाके असेंबली में अपना हक इस्तेमाल करके उस पर बोलें। एक एक पार्लियामेंटेरियन को ये हक मिलता है जब आइन में अमेंडमेंट होती है, जितने के जितने मेंबर्स हैं हर मेंबर ने अपनी राय देनी है, ये नहीं कि हाथ खड़े कर दो, ये बात नहीं होगी। दूसरी बात, हम वकला भी देखेंगे क्या ये अमेंडमेंट मुल्क के मुफाद में है या चंद अफराद के मुफाद में है। अगर चंद अफराद के मुफाद में हुई तो हम ये अमेंडमेंट के खिलाफ सड़कों पे होंगे और 2007 की तरह भी हमने डिक्टेटर के सामने जो है सीधा पलाई दीवार बने थे अब भी बन जाएंगे। लिहाजा खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें, आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक चलने दें, अमेंडमेंट के लिए बंदे पूरे नहीं। जी ज्ञानचंद साहब, देखिए कुछ लोग अंगूठे छाप होते हैं, कुछ लोग के आंखों पे पट्टी बांधी होती है और अकल के अंधे होते हैं। एक अमेंडमेंट है उस पर बहस हो रही है जिसमें वकला भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे इंटेलेक्चुअल भी कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है ये जिस लॉ पे ये हमारे दोस्त वकील वकालत करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन पार्लियामेंटेरियन ने ही बनाया है। हाँ, लेकिन वो ये सूझबूझ रखते हैं, अगर उन्होंने किताब नहीं पढ़े तो उसका मकसद ये नहीं है कि वोट लेके आते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को चलाते हैं, उनके मसाइल को समझते हैं। कुछ लोग कानून को समझते हैं, कुछ लोग मसाइल को समझते हैं। मसाइल उजागर होते हैं उससे कानून साजी हो जाती है। ये आप भी समझते हैं, हमारे दोस्त जो वकील साहब अभी बोल रहे थे वो भी समझते हैं। पार्लियामेंट के अंदर किसी को कोई नहीं है रोक सकता है। आप एहतजाज कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ फोरम्स पे बात कर सकते हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम कोई तरमीम पास नहीं कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं कि उसका फायदा है कि नहीं है, उसकी जरूरत है कि नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर जानी है, 2/3 मेजॉरिटी से होनी है, और 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ नेशनल असेंबली की नहीं, सेनेट की भी होनी है। ज्ञानचंद साहब आपको जब तक ये दोनों ऐवान जो है उनको आप ये नहीं कर सकते, वो कौम के नुमाइंदा ऐवान है, वहां पे जो बात होती है कौम की बात होती है, उसमें कौम की राय शामिल होती है। नहीं तो पीपल्स पार्टी को सर जस्टिस मंसूर साहब से मसला तो नहीं है, पीपल्स पार्टी को जस्टिस मंसूर से मसला तो नहीं है। देखिए हमें किसी से मसला नहीं है, हमने जिया को भी भुगता है, हमने
चौधरी इफ्तिखार को भी भुगता है, हमने साकिब निसार को भी भुगता है। हमारे चीफ जस्टिस जो आए हैं उन्होंने कानून के साथ, आइन के साथ, वो भी हमारे बड़े इदारे के रहे हैं, उन्होंने क्या क्या खिलवाड़ किए हैं, किस तरह से मार्शलाओं को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, किस तरह से आमरीतों को उन्होंने पनाह दी है। सर, ये जस्टिस मंसूर का नाम सुनने के बाद आप जो मिसालें दे रहे हैं आमिरों की, ये समझ नहीं बात कि चीफ जस्टिस अगर वो बन जाते हैं तो मतलब मैं कहता हूँ हमें, आपने कहा पीपुल्स पार्टी को इशू नहीं है, मैंने कहा हमें किसी भी जस्टिस से कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है इन लोगों को भी भुगता है। ज्ञानचंद साहब, अभी भी जो आएगा हम उससे उम्मीद करते हैं वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छी बात, अच्छी बात, जिस तरह का भी है और आइन अगर कानून अच्छा ही होगा, अगर जिस तरह का भी है उसका राइट बनता है इस कानून के तहत, अभी हमारी प्रैक्टिस के तहत वो बनना है, हम चाहें या ना चाहें। 63A सर, 63A रिव्यू क्यों रिव्यू लिया जा रहा है? 2 साल बाद अचानक से केस लग गया, रिव्यू में जारी है, और जनाब वो फिर हाउस ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा, फिर वही पकड़ धकड़ होगी, वो फिर जो रास्ता 97 में बंद कर दिया गया था उसको क्यों खोला जा रहा है? देखें, आप इसको पढ़ लें, आप किसी एक मरले में पार्लियामेंट को कहते हैं कि नहीं, अवाम को पूछा नहीं जा रहा है, एक मरले में कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर आ गया है, तो उसको बिल्कुल ही उसको क्या उसकी जबान बंद कर देंगे, उसको सोचने का भी बंद कर देंगे, फैसला करने के लिए भी बंद कर देंगे। इस तरह से तो ना कोई पार्लियामेंट से किसी प्राइम मिनिस्टर को आप हटा सकते हैं, ना किसी अमेंडमेंट को आप बहाल करवा सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का कोई राइट नहीं बचेगा, हम ये समझते हैं। इसलिए हर पार्लियामेंट अपनी मर्जी से वोट करे, वो अपनी पार्टी लाइन पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगले ही मरहले में वो डी सीट हो जाए, लेकिन उसका वोट तो कास्ट हो। सर देखिए, 63 के खिलाफ हम माहिर कानून भी हमारे साथ हैं, लेकिन वैसे मैं भी बताऊं आपको कि जो आइन का आर्टिकल 63A है उसके हवाले से तो ये है कि जी माहिर कानून ये कहते हैं कि शिक 1997 में फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मुतारिफ कराई गई थी, तो अब इसी को दोबारा क्यों छेड़ा जा रहा है? सर इसका मतलब तो ये है कि नंबर्स पूरे चूंकि नहीं हो रहे और इसमें फ़ायदा भी है चीफ जस्टिस साहब का, लोग कहते हैं, इसलिए इसके हक में हैं आप सब लोग। देखिए, पहले ये होता रहा है कि अगर कोई वोट नहीं देता है तो वो डी सीट हो जाता है, लेकिन हमारे अभी की रिसेंट पास्ट में ये हुआ कि आपका वोट भी नहीं कास्ट होगा। अगर वोट कास्ट नहीं होगा तो एक गवर्नमेंट पार्टी मेजॉरिटी में है, वो गवर्नमेंट चेंज कैसे होगी? फिर तो एक 5 साल के लिए आ गया, जिस तरह से किसी का टेन्योर आ गया तो वो नहीं तो सर, जिसके नाम पर वोट लिया है, बल्कि फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं। 63A के हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलने जा रही है हुकूमत, और आप उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञानचंद साहब आप उसकी हिमायत कर रहे हैं कि जी वो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आए, तो जिस पार्टी से मुंतखब होकर आए वो उसी को वोट देने का हकदार है ना सर, जिसके नाम पर वोट मिला है उसको। वो पाबंद अगर नहीं देता है तो वो डी सीट होना है। हम समझते हैं कि उसके वोट का राइट हम नहीं छीन सकते, अगर वो पार्टी लाइन से बाहर जाता है तो उसकी सीट बरकरार नहीं होगी, वो नया मैंडेट देकर अगली बार, और जो वोट डाल देगा वो काउंट हो जाएगा। हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि उसका वोट सर ये देखिए ना, 63A हॉर्स ट्रेडिंग, और फिर मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, जाली पार्लियामेंट जिस तरह के रास्ते आप खोलना चाह रहे हैं जो 1997 में बंद कर दिए गए थे। फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह की तरामीम हुकूमत करने जा रही है? मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत हूं। ये कह रहे हैं कि पहला काम इन्होंने किया, मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को घटा के 5 साल पे कर दिया लाइफ से। बिल्कुल। और उस 5 साल बाहर रहने की कीमत जरदारी साहब एंड कंपनी ने 25 से 30 करोड़ रुपए भी लगा दी कि भाई तुम 5 साल बाहर रहोगे, या जो बाकी है उसके हम तुम्हें 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हें हम टिकट भी देंगे अपनी पार्टी का, तुम्हें दोबारा सेनेटर बना देंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? अगर किसी आदमी को अपनी पार्टी से इख्तिलाफ है तो आदमी कहे मैं जीता इस पार्टी से, मुझे इनकी इस बात से इख्तिलाफ है, मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूं। ये ज्यादा बेहतर तरीका कार नहीं है? बिल्कुल अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। अखलाकी तौर पे अच्छा, ये कहाँ का इखलाक है कि वो शख्स दूसरी पार्टी में जाके वोट दे दे, चाहे एक दफा ही सही। भाई आप उस आदमी को अपनी जमीर की आवाज तंग कर रही है ना,
कि जी ये आइन को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, पीटीआई जो है वो गलत कर रही है, तो वो छोड़ दे पीटीआई, इसको तो नहीं कोई रोक सकता। फिर तो बड़ा, ये तो फिर तो नकवी साहब, ज्ञान सेनेटर साहब, ये तो फिर आपके पास तो वोट पूरे होंगे ही नहीं अगर पीटीआई के 2-4 लोग आपने नहीं तोड़े तो, और इसीलिए 63 डे आप चाह रहे हैं कि दोबारा रिव्यू हो जाए और बहाल हो जाए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम तो पीटीआई से भी बात करना चाह रहे हैं, हम तो मौलाना से भी बात कर रहे हैं। हम तो पहले जब हमारे पास पीटीआई से वोट कब बचे बात किया थे, आपने? हमने कंसेंसस पैदा किया था। हम तो आपने कहते तो ना मौलाना को constitutional दिखाया, कोई भी मसौदा amendment पीटीआई वालों को तो कहाँ दिखाना था आपने, मौलाना साहब को नहीं दिखाया, बल्कि हुकूमती वज़ीर कानून भी रात 11 बजे फरमाया उन्होंने कि जी खुशी का इजहार किया कि मुझे तो मिल गया है भाई आज। देखिए, आप हर बंदे को बिकाऊ माल ना तो ना समझें। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बड़े आमनों को चैलेंज किया हुआ है, उन लोगों को आप इस तरह से तो जलील तो ना करें ना सिर्फ कमेंट्स देकर। उनको राइट है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, उसके बाद इंडिविजुअल को जो आप कहते हैं, आप अपने जमीर आपका अगर आपके खिलाफ आप ज्ञानचंद साहब कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही है, शमीन नकवी साहब, आप अपनी पार्टी के खिलाफ मैं ज्ञानचंद साहब से एक सवाल पूछ देता हूँ। जी जी ज्ञानचंद साहब, ये जो लोगों के इंटरव्यू दिलवाए गए थे और उसके बाद उनके सारे गुनाह माफ हो गए थे, इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? इससे कि जब मैं ये ख्याल रखता हूँ लोगों की, मेरा सवाल मुकम्मल होने, का जो जहाज चला जब था आप लोगों के ऊपर और जुल्म इमरान सितम खान के करेंगे, लिए शामिल किए गए जब थे, आप वो उनको हिलाल बीवी थे। बच्चों को, यार और सवाल कोई मुकम्मल पार्टी में कोई भी मेंबर अगर पीटीआई के से बाहर वोट करता है तो वो हराम है। आपके मिनिस्ट्री जो थी, आपकी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के कितने लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी नेशनल हैं? मेरे क्वेश्चन थे, आप जवाब दे दें, उनके नाम बताकर बताओ। सवाल है। और तोशा खाना पे इतने शोर मचाया, और तोशा खाना से आपने क्या नहीं लिया? जमहूरियत की बड़ी बात करते हो, लेकिन बात आप उसके एस्टेब्लिशमेंट से करोगे, ये आपके जमीर का गवारा करता है? जी, मेरा जमीर तो ये कहता है कि मेरा लीडर ने कहा है कि मुझे कोई नैब की ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट नहीं चाहिए। मैं कभी इस्तेस्ना नहीं मांग रहा, मैं अपनी प्लेटलेट काउंट्स कम नहीं कर रहा, मैं अपनी जबान कटवा नहीं रहा, मुझे कोई मराहत नहीं चाहिए। जब से मैं सिर्फ आर्मी मुझे सपोर्ट करे और प्राइम मिनिस्टर बना दे। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, तो मैं वही समझता हूँ कि आप मेरी बारी में ना बोले। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं है। अब आप कह रहे हैं हमारी कैबिनेट के बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? डज इट मेक इट कि दे आर नेशनल्स, फॉरेन नेशनल नहीं? अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम सही नहीं किया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए थे। अगर आप कह रहे हैं कि सानिया निश्तर जो है वो काम कर रही है, तो आपके खुद वजीर आजम ने और सदर साहब ने मुबारकबाद दी है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। अगर आप जुल्फी बुखारी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, शहबाज गिल की तरफ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या जुल्म सितम नहीं हुए? वहां जाने के बाद भी उनके भाइयों को जो है आपने अगवा कर लिया। किसकी बात कर रहे हैं? नाम लीजिए, मैं जवाब दूंगा। हाँ ज्ञानचंद, खुल के बताइए कौन रह गया अब? देखें, कुछ लोगों के तो उन्होंने नाम ले लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जब जमहूरियत की बात करते हैं, आप जब पार्लियामेंट की बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो ये सिविलियन इदारे हैं। तो आपका लीडर बार बार ये डिमांड क्यों करता है कि मैं बात करूंगा तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा? ये बताइए सर। आपने आपके लीडर ने कहा कि हमारा जो भी वोट था वो एजेंसीज ही हमें पूरा करके देती थी, हमें कोई अमेंडमेंट करनी थी वो एजेंसी करके देती थी। क्या ये डेमोक्रेट्स हैं या ये किसी के कठपुतली? ये सवाल जो उठाए हम कठपुतली थे, हमारा लीडर कठपुतली था और आज भी कठपुतली बनना चाहता है। ज्ञानचंद साहब, इसका जवाब ले लें। जो आपने इल्जाम जो लगा रहे हैं आप कि जी ये खान साहब ने कहा है, जी साहब ने कहा है कि मुझे मेरे वोट एजेंसी पूरे करती थी। पहले वाले का जवाब पाकिस्तान की तारीख पढ़े सेनेटर ज्ञानचंद साहब। इसका किरदार 1951 के बाद जितनी हुकूमतें बनी हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, बोगरा, हुसैन शहीद सोहरवर्दी,
जमील वो सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये सब के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था? उनका नाम था मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, अयूब खान। ये सिलसिला उसके बाद अयूब खान 58 से लेके चलता रहा और अयूब खान ने पावर हैंड ओवर कर दी याह्या खान को। याह्या खान ने इस मुल्क के 2 टुकड़े करा दिए इन कोलैबोरेशन विद जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो को 5 साल 4 साल 5 साल मिले, उसके बाद ज़ियाउल हक टुक ओवर। ज़ियाउल हक साहब ने अपने जानशीन, सिविलियन जानशीन, उनके गोद के परवदा नवाज शरीफ को हुकूमत दे गए। नवाज शरीफ और बेनज़ीर आपस में तब्दीलियां करते रहे और पीछे फौज के सिवाय काकड़ के अलावा सारे जर्नल थे, और मेरे ख्याल से एक हमारे वो जो एज ए जनरल ही इंतकाल कर गए थे, सिंध के कोर कमांडर भी थे, खतीजा शाह के वो छोड़ के मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया। मुशर्रफ साहब के बाद भी जितने जनरल आए सब सियासत में मुलव्वस हैं, और इस वक्त की रिजीम हाइब्रिड है। अभी ये कौन सा कानून है कि एक आदमी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाती? ये पाकिस्तान लेकिन लीगल नकवी साहब, एक मिनट, दूसरे पे भी आ रहा हूँ सीआर, और ये इस वक्त भी आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपनी गलती से सीख के आज कंडेम करते हैं, हमें ना आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका देगा, हम कभी ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो आपने पूरी तारीख बताई है फिरदौस शोएब नकवी साहब, लेकिन इसमें अब तो कम से कम बार-बार ISPR ने कहा है कि हमारा सियासत से ताल्लुक आप नहीं है। दूसरा हिस्सा भी सवाल का पूछ रहे हैं, जो जवाब देने देना। इनका जवाब ये कि आप सवाल ये पूछ रहे थे कि आप किसी और से बात क्यों नहीं करना चाहते? कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, सिर्फ आप सियासी जमातों से क्यों नहीं करते? देखिए, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बात करना चाहते, हम उससे बात करना चाहते हैं जो इख्तिदार में। शहबाज शरीफ अगर ये ज्ञानचंद साहब कह दे कि असली इख्तिदार जो है वो शहबाज शरीफ के पास है या उनके पास है जिनका नाम जनरल हाफिज मुनीर साहब है। जी ज्ञानचंद साहब, मेरे ख्याल से आप ये सवाल अपना माइक ले जाके बाजार में पूछ लें, इनकी जबान से सही जवाब मिले या ना मिले, जबाने खल्क को नकारे समझो। जमीर के मुताबिक जवाब देंगे। ज्ञानचंद साहब, ये जो बात कर रहे हैं नकवी साहब, क्या ये आपकी नजर में भी दुरुस्त है? हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो बातें जो करनी होती हैं वो करते, बाकी छोड़ देते हैं। इसमें अगर ये कह देते कि इमरान खान ने मुशर्रफ जो रेफरेंडम था उसमें मुशर्रफ के हिमायती थे, मुशर्रफ साहब की थी, जाहिर है। शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से प्लॉट लिए थे जहाँ पे इन्होंने ये अपने पूरी चैरिटी का बड़ा जिसके उस वक्त तो सियासत में नहीं थे ना, उस वक्त तो सियासत में नहीं थे, और वो प्लॉट भी नहीं, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ, इसका भी जवाब दूंगा। आप इन्हें सवाल मुकम्मल कर लें, मेरे पास आएंगे, मैं जवाब दूंगा। पीटीआई वाले उनके गोद में बैठकर आए और उनके साथ उन्होंने ताली की और उनको ने ये तो मुनासिब नहीं है गोद में बैठकर आने वाले के पास। आपको भी पता है कि इमरान खान को बाय वोट निकाला गया था। आज भी हम इनको कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ो, हम पॉलिटिकल लोगों, पॉलिटिशियंस पे बैठो ना। ये बात तो नकवी साहब दुरुस्त है, वो चाहते हैं कि जी आप सियासी जमात हैं तो सियासी जमातों से ही बात करें। और आप क्या चाहते हैं? आर्मी वाले आपको इलेक्शन जितवा कर दें, आप ये चाहते हैं ना? नहीं सर, नहीं सियासी जमातें हैं कहाँ? ये सियासी जमातें अगर होती तो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते। पाकिस्तान का आइन जिस तरह पामाल हुआ है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, तीनों। ये इस पर तो कोई बात नहीं की। ज्ञानचंद साहब, ये बात जो सवाल उठा रहे हैं नकवी साहब, वो तो बात तो वैलिड है कि आपने उस पर आवाज ही नहीं उठाई कि 90 दिन में क्यों नहीं कराया इलेक्शन। अभी रुक जाए, अभी नहीं, दूसरे का भी ले ले। डिलिमिटेशन और सेंसस अप्रूव करती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील चारों चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी है। जिस वक्त ये डिलिमिटेशन और सेंसस अप्रूव हुआ
तो 2 चीफ मिनिस्टर जो थे वो अपॉइंटेड थे, उसको कैसे अप्रूव कर दिया मुराद अली शाह ने, किस तरह अप्रूव हो गया बलूचिस्तान से। और ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, सिंध हाउस के अंदर क्यों ठहरे हुए थे इतने लोग पीटीआई? ये बड़ा अहम सवाल है। वो इसीलिए तो फिर 400 पुलिस वाले लेके क्यों बैठे हुए थे? ज्ञानचंद साहब इसलिए वो कह रहे हैं फिर हम क्या बात करें आपसे, तहरीक अदम एतमाद से पहले जो कुछ होता रहा सिंध हाउस में, फिर यहाँ कराची में भी जो कुछ हुआ वो भी देखा लोगों ने। बड़े बड़े लायक आदमी हैं, लेकिन जब इनका लीडर कह दे कि हमें वोट्स एजेंसीज पूरा करके देती थी, तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि सिंध हाउस पे भी उंगली उठाए। सिंध हाउस में मेंबर्स बैठे हुए थे, उन्होंने पार्लियामेंट में आकर वोट किया है। मैं इनके साथ मैंने काम किया है, इनकी हालत क्या होती थी, और पूरी के पूरे इमरान खान के कम से कम स्टेटमेंट तो नकवी साहब पढ़ लें और उनको भी याद कर लें, बाकी लोगों पे इल्जाम लगाने से पहले। तो अभी भी वो क्या भाई जी नकवी साहब, देखिए मैं क्या तारीख बात करूं, सिर्फ हमारी तारीख होती, इनकी तारीख छांगा मांगा से भी शुरू होती है। मरी में जो काम किया नवाज शरीफ के साथ जरदारी ने, वो भी पता है कि क्या हाथ हुआ था। जो जबान ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, ये जो नैब ऑर्डिनेंसेस की तब्दीली हुई है, सिवाय अपने ज़ाती फ़ायदों के अलावा कुछ नहीं किया। अभी भी आसिफ जरदारी साहब 3 केसेस में इस्तिस्ना ले लिए। अगर इतने असूली सियासतदान थे तो नहीं लेते। अगर इतने असूली सियासतदान थे तो वाजिद शमसुल हसन ने जो कागजात उठाए थे वो पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए थे। वो कहाँ गायब हो गए? अच्छा नकवी अगर इतने ईमानदार थे तो यूसुफ रजा जिलानी को कहते खत लिखो स्विस कोर्ट्स को, मेरे पास तो कुछ छुपाने को नहीं है। यूसुफ रजा जिलानी को अपनी वजारत आला छोड़नी पड़ी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, 5 साल तक सियासत से भी बाहर रहे। एक मिनट की कुर्बानी ली? तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इनके लीडर जो मरूसी सियासत पे यकीन रखते हैं, उनका कोई किरदार नहीं है। खुद बेनजीर ने अपने शौहर के बारे में जो कुछ इंटरव्यू दिए हैं वो भी मीडिया के पास है कि ही विल नेवर पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ज्ञानचंद साहब इस वक्त पार्ट ऑफ माय नेक्स्ट कैबिनेट। चले वो तो सर जाती हो जाएगी कि वो नहीं जाती नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी लीडर न्याजी साहब भी नून लीग से सीनियर रहनुमा नून लीग के हमारे साथ हैं, उसके बयानात हैं। अच्छा इसमें नकवी साहब इसका भी जवाब हम ले लेते हैं। गौस न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी हैं। लेकिन आपसे ये सवाल, क्योंकि आज जो बात की बैरिस्टर गौहर साहब ने कि हम गारंटी से कह रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और मौलाना तरमीम के हवाले से हमारे साथ हैं। सर मौलाना साहब पे एतबार क्यों है आप लोगों को? क्योंकि मौलाना साहब बात तो ये भी कर रहे हैं कि असम्बलियाँ जाली हैं, इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, लेकिन फिर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यकीन दहानियाँ भी करा रहे हैं कि जी ठीक है मसौदा आप भी ले आएँ और हम भी ले आते हैं और फिर मिल के आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये जिसको कहते हैं ना, हमारा प्रिंसिपल स्टैंस क्या है कि ये असेंबली जाली है। इस मुल्क के अंदर पीसीओ जजेस कब तक रहे? मुशर्रफ ने पीसीओ जजेस अपॉइंट किए और उनको खत्म करने में कितना टाइम लगा? आइन की जो तरामीम 8 से लेके 16 तक हुई, उनको वापस लेने में 2010 पहुंच गए। आइन को दोबारा रिस्टोर किया गया और उस वक्त भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की बात नहीं थी। 106 शिके तब्दील की गई थी 18वीं तरमीम में। बिल्कुल। मिसाक जमहूरियत कब हुआ था? 2009 में, और उसके बाद 2013 के इलेक्शन के अंदर किसने किसको चुना होगा, वो भी तारीख है, किया वो भी तारीख है। सर इसमें मैं नून लीग का मौका भी ले लूँ, गौस न्याजी साहब भी मौजूद है हमारे साथ। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं
फिरदौसी अमीन नकवी साहब जिस तरह डिटेल से बात कर रहे हैं उस पर हम डायरेक्ट गंडापुर साहब के हवाले से पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइए सर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी तरमीम के हवाले से कोशां हैं, ख़ासतौर पर आईनी अदालत के हवाले से, और रात की तारीखी में बार बार ये जुमला इसलिए अदा कर रहा हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा और दीगर लोग भी कर रहे हैं कि सुबह इजलास बुलाया, रात तक आप बैठे रहे इंतजार में कि मौलाना साहब किस तरह मान जाएं, नंबर पूरे हो जाएंगे और रात की तारीख में बगैर पढ़े ही साइन कर दें या अंगूठे लगा दें। सर ये तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है, मुशावरत होती है और बिल्कुल सबके साथ होती है। ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर हमने मंजूर कराना होता मतलब जबरदस्ती या जिस तरह कहते हैं कि जी हमने कर रहे हैं अना का मतलब बनाते और रात कर रहे थे, हमारे पास इमरान तो पूरे थे। सर मेमरान पूरे किस तरह थे आपके पास? मेमरान तो अभी भी पूरे नहीं है, किस तरह पूरे होंगे? नहीं इमरान पूरे थे जो अभी भी। 2/3 अक्सरियत किस तरह होगी सर आपके पास? जिस तरह पीटीआई के मेंबर जो जिन आजाद इलेक्शन लड़ा 41 मेंबर हैं। अच्छा उन पे नजर है आपकी 41 पे? सर वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, खुदारा उसको तो मान लें। नहीं उन्होंने उसको फ्री कर दिया है और अभी पीटीआई ज्वाइन नहीं किया है, वो किसी को वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। उनसे बात अगर हम करना चाहते तो अच्छे कर सकते, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि तमाम जो है लोगों को तमाम पार्टियों को इत्तेमाद में लेके एक तरमीम जो है वो पास की जाए। और जिस इतवार की रात जिस तरह एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें फजल रहमान साहब भी आए थे, पीटीआई भी आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी फजल रहमान साहब ने पीटीआई ने कि जो आप सवाल पेश किया आपने इसमें कुछ शिकों पर हमें कोई इतराज नहीं, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो हमने सोचा भाई चलो अगर ये पॉजिटिव माइंड है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ उनको इतराज है उसको रिजोल्यूशन कर लेते हैं, कुछ उनकी मान लेते हैं, कुछ अपनी मनवा लेते हैं। तो हमने सिर्फ पीछे हट गए, तो हमने वो फिर जिद नहीं की, अपनी अना नहीं बनाई कि हमने उसमें पार करना है। अब 10-15 दिन अब टाइम मिला है, सब ने एक दो डिप्लोमेसी के जरिए हर एक ने अपना मसौदा शेयर किया है। कुछ चीज़ों पे मतलब आईनी अदालत है, इस पे तो तमाम फजल रहमान साहब भी मुतफिक हैं, पीपल्स पार्टी मुतफिक है, इनके सारे मुतफिक हैं, और कई चीज़ें जिस पे सारे मुतफिक हैं। जिस पे वो तौफीक नहीं है वो दूसरा कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है इसमें कोई अदालतों के हिसाब से उस पर कुछ थोड़ा एतराज़ है, तो उस पर भी बात ही चल रही है। तो अगले चंद दिनों में मेरे ख्याल वो भी हो जाएगा और कोई वैसे जमहूरी तरीके से कोई परेशानी नहीं है, बासानी 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा लेगी तरमीम जी। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, बासानी आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे आप लोग, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, जो मसला इसको लिंगर ऑन कर हम सबसे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ अगर उससे इनको इतराज है तो हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। क्या जो फौजी अदालतें मसला है तो इस पे जो उसके इख्तियारात है उसको कम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो अदम सियासी पार्टी को जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो कम हो जाए। लेकिन याद साहब जो कुछ भी आप कराएंगे, जो आईनी तरमीम कराएंगे, फिर देख लीजिए वक्त ऐसा नहीं रहता, कल फिर आप भी अपोजिशन में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि हम हो सकते हैं, ये तो जाहिर है। आप देख रहे हैं 50 साल देख रहे हैं तो यही हुआ है कि हम 1 साल होते हैं, एक टर्म में आते हैं, दूसरे में अपोजिशन में होते हैं, तो वो तो खैर चलते ही रहता है सिस्टम। तो इसमें तो जाहिर है तो जो आईनी तरमीम करा रहे हैं सर, उन आईनी तरमीम से क्या आवाम को बड़ा और कौम को बड़ा फायदा पहुंचेगा, मुल्क को? प्रायोरिटी ये है हमारी कि तमाम सियासी पार्टियों का कंसेंसस हो और अपनी सियासी इस्तेकाम है। मसला ये है हमारा सामने, ये चीज़ सामने हमने रखी हुई है। ये नहीं कि ये हमने फलां शर्त जो है पास करानी है, फलां शेख जो है वो हर सूरत पास करें, ऐसी बात नहीं है। हम उनके साथ पे कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं और जब मुतफ़िक़ा तौर पर वो तरमीम पास होगी तो फिर यह है कि उस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। तो हम इसलिए थोड़ा सा सर सियासी इस्तेकाम इन आईनी तरमीम से आएगा या तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने से आएगा? पीटीआई के साथ आप बात करने को तैयार नहीं, वो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं। एक बड़ी सियासी जमात है, आप सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं, उनके साथ लेकर नहीं चलेंगे आप तो सियासी इस्तेकाम किस तरह आ जाएगा? नहीं, आप इतवार की रात, पिछले इतवार की रात को तो इस पार्टी पीटीआई के बंदे ही उसमें बैठे ना। पीटीआई की मेरा खुद कहा कि हमें कुछ आईएमएफ से जो पैसे मिले उसमें शहबाज शरीफ साहब जनरल साहब का क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं?
अब उसकी जनरल बात साहब को करते तो हुए शुक्रिया अदा करें फौजी चीफ ऑफ स्टाफ को। नकवी साहब फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया IMF के डील के हवाले से, कह रहे हैं जी उनका क्यों शुक्रिया अदा किया, उनका क्या किरदार है, वज़ीर आज़म का होना चाहिए। नहीं, अगर हाइब्रिड रिजीम नहीं है और सारे फैसले जमहूरी तौर पे हो रहे हैं तो ये SIFC का जरा जस्टिफाई कर दे। वो जो अच्छा, मैंने ये पहले केस जो फैसले माफिया है उसको जस्टिफाई कर दे। अच्छा नकवी साहब, ये तो तारीख रही ना हमारे यहाँ, माजी में भी खान साहब भी शुक्रिया अदा तो करते रहे, मान अब ये लेना कर रहे हैं। कि असल ताकत जब फौजी कमांडर ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज सियासत में मुलविस नहीं है तो सारी दुनिया हंसी। आज तो, और अच्छा आज तो नहीं है कम से कम। देखिए बच्चा बच्चा हंस रहा था, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यही जवाब दे दें क्या पाकिस्तान की फौज सियासत में मुलविस है कि नहीं है? नियाजी साहब, अक्सर बोलने वाले। देखिए नकवी साहब से मैं तो एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, अभी भी किसी हद तक मौजूद है, लेकिन पहले जो हमारे कोई जर्नल्स गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते थे वो नहीं कर रहे। वो जर्नल्स कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लोग हो, PTI को भी यही चाहिए। हमारे ISPR की ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि आप सियासी लोग हो, आपकी बेहतर जगह है पार्लियामेंट, वहां पे बात करो। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए वहां पे एक कमेटी बनी हुई है। तो ये तो कम से कम हाँ, नकवी साहब तो हमें जमहूरियत के सबक तो ना देना। हाँ, नकवी PTI साहब वो वाले कह रहे हैं कि सबक जी तो ना जो देना। ISPR कह रहा है कि भाई वही बात करें पार्लियामेंट में जाके। कितनी आला बात कह रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ लॉ, एक मिनट, मिनिस्टर ऑफ बेनजीर लॉ, साहबा का नाम लिया मिनिस्टर है। ऑफ लॉ कह नकवी रहा साहब है आप तो इनका। जरा करने की बात कर रहे थे, अभी तो कर रहे हैं ना। तो आप जो मुकम्मल बेनजीर कर लें, साहबा फिर के हवाले से बात की थी कि आप आप जरदारी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे सियासत में, तो बेनजीर साहबा को शहीद कर दिया गया। अगर बेनजीर साहबा को अब जीने दिया जाता तो शायद कुछ सिलसिले कुछ और होते। तो जब आसिफ अली जरदारी आए हैं तो पाकिस्तान के लिए 18th अमेंडमेंट लेके आए हैं, जो चारों सूबों की फेडरेशन की जमानत है। वो NFC अवार्ड लेके आए हैं जो कभी साल पास नहीं हो रहा था। आज भी इस फितनेबाजी में एक गवर्नमेंट को स्टेबल करने में आसिफ अली जरदारी का रोल है। तो आप एक पॉलिटिशियन को कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन ना करें? आपका जो चैरिटी के पैसों से, दुनिया पूरे के चैरिटी के पैसों से चंदे करके सियासत कर सकते हैं। जरदारी साहब जो खानदानी सियासतदान है वो सियासत नहीं कर सकता। आप बात करते हैं खानदानी सियासत की, खानदानी सियासत, फिर इमरान खान को वो जेल में बैठे हुए हैं, लीगली वो चेयरमैन बनने के नाअहल हो चुके, फिर भी आपने उसको अख्तियार दिया हुआ है। कोर्ट से आप इजाजत देकर पूरे फैसले कोर्ट में जेल से करवा रहे हैं। तो जमहूरियत की बात करते हैं तो कानून की बात करें। हमारे यहाँ बहुत सारी खराबियां हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम पॉलिटिशियन आपस में बैठें, हमारी कमजोरी खत्म करें, हमारे जो लूप होल्स हैं उनको खत्म अच्छा नकवी साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल उन्होंने उठा दिए, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठा दिए। नकवी साहब इनका भी जवाब दे दें, और साथ में ये भी गंडापुर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, अलीमन गंडापुर साहब ने कहा जी एक गोली चलेगी 10 चलाऊंगा, वो वफाक पे चढ़ाई की धमकियां। जवाब दूंगा, मैं सबके जवाब दूंगा। जी, दे दें। अब सुनते रहिए। पहला जवाब, ये जमहूरियत पसंद है, इनके आइन की तब्दीलियों का मुसवदा जो है वो कब आया और क्यों नहीं किसी कमेटी को रेफर किया गया, और इनके खुद वजीर को पता नहीं था कि मुसवदे में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह मौलाना फजलुर रहमान मांगते रहे, उनको जो पहला मुसवदा दिया गया और जो दूसरा दिया गया उसमें फर्क। कमेटी में कितने लोगों ने इसके ऊपर बातचीत हुई और किस किस के ऊपर बहस हुई, उसके मिनट्स। ये जमहूरियत है। कंसेंसस बिल्ड करने की कितनी कोशिश की गई, वहां MQM वाले लोगों के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं कि वो हिल ना सके। पूछ लीजिए MQM वालों को बुला के, जरा इंटरव्यू पे बुला लीजिए, कोई आके मीडिया पे क्यों नहीं बोल रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी 11 सीटों से गदर किया हुआ है। MQM को जो दी हुई बख्शिश दी हुई है उसके ऊपर ना MQM ये कहती है कि अच्छी है या बुरी है, ये जमहूरियत है। आसिफ जरदारी साहब ने दूसरे सवाल का जवाब, आसिफ जरदारी साहब ने मुशर्रफ को कातिल कहा अपनी बीवी का।
और सबसे पहले उसको जिस किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत किया वो भी आसिफ जरदारी, क्यों नहीं क्रिमिनली ट्राई किया? इस मुल्क के 15 मिलियन डॉलर भी खर्च करे इन्वेस्टिगेशन में, या उस वक्त झूठ बोल रहे थे और सियासत कर रहे थे, या उन्हें अपना इख्तिदार ज़्यादा अजीज था और नहीं चाहते थे कि कोई आदमी जो है जो ताकतवर हो, जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो, तो उसको वो इंसाफ के खटहरे में लाए। आज क्या पाकिस्तान में सही मानों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं कैद में किस सोबतें बर्दाश्त कर रहा था इससे कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। जिस आदमी का नाम FIR में था उसने इंटरव्यू दे दिया, उसके सारे गुनाह माफ। ये सर, है पाकिस्तान आपको में भी ऑफर हुई थी सर? हालत। आपको भी ऑफर हुई थी इंटरव्यू दे दें और घर जाएं? जी हुई थी, नहीं माने, मेरी बिल्डिंगें भी तोड़ने आ गए थे। आइंदा भी पता नहीं क्या करेंगे। ये पीयूष वाली हुकूमत थी सर? जी, पीयूष पेंशन में तो पार्टी की हुकूमत थी। तो ये लोग आए थे आपके पास? जी, ये नहीं आए थे, इनके हुकूमत में आए थे। बिल्डिंग जो मेरी तोड़ने आए थे वो बिल्डिंग कंट्रोल वाले आए थे। मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाने की जो अभी भी कोशिश की जा रही है बेतहाशा, और इसकी वजह सिर्फ वो ये थी कि आप गवर्नमेंट के इंटरव्यू नहीं दे दौर में रहे हो रही थे? है। मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, अब भी नहीं दे रहा। लेकिन मजम्मत तो की ना सर आपने 9 मई की, वो ये तो किसे? पहलवान चाह रहे होंगे वो। नहीं, मैंने 9 मई की मजम्मत क्या की? मैं तो 9 मई को कहता हूँ कि हर आदमी जिसकी तस्वीर वीडियो में है उसको कटहरे में उतार दो और उसका एहतसाब करो। पहले वीडियो तो दिखाओ, सबूत दिखाएं। अगर ये बात जो कर सच्चे रहे हैं हो। फिरदौस नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सर, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब आपका, ज्ञानचंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, गौस न्याजी साहब। प्रोग्राम की टाइम की किल्लत जाहिर है। गुफ्तगू आपने देखी, एक तरफ धमकियाँ, दूसरी जानब सख्तियाँ भी हैं और सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आने को किसी भी तौर पर तैयार नहीं। यानी तरमीम हुकूमत अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के शुरू के दिनों में ही लाने को तैयार है, लेकिन इसके वोट किस तरह पूरे होंगे 2/3 अक्सरियत के लिए, ये सवाल निशान है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मरण के मान।